Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग यहाँ पे स्टडी आउट करने वाले हैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की समरी. सो चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक हम लोग चैप्टर्स की समरी का स्टडी आउट करेंगे. तो रिस्पेक्टिव चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अच्छा, उससे पहले मैं इसके डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट कर दिया प्लेलिस्ट का. तो आप वहाँ पर जाके इसको रेफर आउट कर सकते हो, आप वीडियो को स्टडी आउट कर सकते हो. ग्रेट. तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर से. ओके. जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग इस चीज़ को कि जो अर्थ है एक ऐसा प्लानट है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ है. राइट. रीज़न है कि क्योंकि अर्थ में कुछ ऐसे रिस्पेक्टिव लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें अर्थ में प्रेजेंट हैं, और यही सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यही सारी चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं एक लाइफ रहने के लिए. राइट. एसेंशियली दीज आर रिक्वायर्ड. तो ये चीज़ें हम लोग को अर्थ पे मिलती हैं. दैट इज़ वाई अर्थ हम लोग का एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है. अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है. ठीक है, जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिल करके बना हुआ है इन्वायरमेंट के. ठीक है, जहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है. तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसपे की जो लाइफ है हमारी उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फियर. ठीक है. जो जिस रिस्पेक्टिव पोर्शन में लाइफ है उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फियर. जो गैशियस लेयर्स है जो कि अर्थ को सराउंड करती हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं जहाँ पे फाउंड आउट होती हैं. और जहाँ पे जो वाटर है काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है अर्थ के सरफेस का, उस रिस्पेक्टिव एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो वाटर कंसिस्ट करता है कई सारे फॉर्म्स में, जैसे कि वाटर हो, वाटर वेपर हो, ग्लेशियर्स हो. ठीक है. ये इन सब चीज़ों में आइस शीट्स. ठीक है. इन सारी चीज़ों में ये हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है वाटर. द बायोस्फीयर, अब जो बायोस्फीयर होता है वो बहुत पतला सा जोन होता है जिसमें कि हम लोग को लैंड, वाटर और एयर ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं, और जहाँ पे कि लाइफ के साथ जितने भी लाइफ के फॉर्म्स होते हैं वो सारे लाइफ के फॉर्म्स वहाँ पर कंटेन होते हैं. ठीक है. लिथोस्फियर. एक सॉलिड पोर्शन अर्थ का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फियर. सो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर. तो ये रॉक से कंप्रोमाइज अगर एक होता है तो एक कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करता है, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट और सॉइल की एक थिन लेयर जो कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कंटेन करती है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो सस्टेन कर सकते हैं. तो रिस्पेक्टिव लिथोस्फियर इन दोनों चीज़ों को कंटेन करता है. ठीक है. अब यहाँ पे दो मेन डिवीजन होते हैं अर्थ के सरफेस के. ठीक है. पहला होता है कॉन्टिनेंट्स, दूसरा होता है ओशन बेसिन्स. वाटर कॉन्टिनेंट्स, तो जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. और जो बड़ी जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओशन बेसिन्स. तो जितने भी ओशंस हैं इस वर्ल्ड में वो सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है. अब जो सी वाटर का जो लेवल है वो हमेशा सेम रहता है, हर जगह जो सी वाटर का जो लेवल है वो सेम रहता है. ठीक है. तो अगर हमें लैंड का एलिवेशन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेवल ऑफ द सी को मेजर कर लेते हैं और जिसको कि हम लोग एज अ ज़ीरो ले लेते हैं. ठीक है. तो वहाँ से एलिवेशन द लैंड भी हम लोग को मिल जाता है. ओके, मैं इसको एक बार अब यहाँ पर रोटेट करती हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम पूरा का पूरा यहाँ पर. हाँ, ठीक है. ये हमारा ग्लोब अर्थ, और यहाँ पे ना जो भी ओशंस है उनके बारे में बात करें. देखिए एक साइड यहाँ पर है कि पैसिफिक ओशन मेंशन है. ठीक है. देन हियर गोज योर एटलांटिक ओशन. ठीक है. ये है आपका सदर्न ओशन. ठीक है. देन यहाँ पे है आपका इंडियन ओशन, ऊपर है आपका आर्कटिक ओशन, एंड दिस साइड भी है आपका पैसिफिक ओशन. तो ये इस तरीके से जो ओशंस है ना ये यहाँ पे सारे एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है. इस तरीके से जितने भी ओशंस हैं सारे के सारे ओशंस एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हैं. अब पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन सारे कनेक्टेड हैं. राइट. कोई बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है. सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन.
सो यही चीज़ ऊपर मेंशन थी, ठीक है। तो होप आपने इसको स्टडी कर लिया होगा और ये ग्राफ आपको लाइक समझ में आ रहा होगा। ग्रेट। तो जो हाईएस्ट माउंटेन का पीक है जो कि है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो 8,848 मीटर से सी लेवल से ऊपर है। वो 8,848 मीटर्स सी लेवल से ऊपर है। और जो सबसे ज़्यादा गहराई वाला जो भी एक लाइक ग्रेटेस्ट डेप्थ जो रिकॉर्ड करी गई है वो करी गई है मरीना ट्रेंच की, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और वो है 11,022, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो मरीना ट्रेंच में लाइक रिकॉर्ड करी गई है, वो 11,022 मीटर्स डीप है, मतलब डेप्थ है उसकी, जो कि पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो कि लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट है। तो कॉन्टिनेंट्स है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एशिया से। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया अर्थ का ये कवर अप करता है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके थ्रू पास करती है। और जो एशिया जो है वो एशिया कैसे सेपरेट होता है, वे यूरोप और यूरोप में जो यूरल माउंटेन्स है वेस्ट में, उनसे सेपरेट होता है एशिया। तो जो भी कंबाइंड लैंडमास होता है यूरोप और एशिया का, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया, ठीक है। अब यूरोप जो है वो ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है एशिया से, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है, मतलब जो यूरोप है वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल पास करता है यूरोप के थ्रू, और ये जो है ये पूरा वाटर बॉडी से तीन साइड से वाटर बॉडी से कवर अप है यूरोप, ठीक है। यूरोप की बात कर रहे थे, यूरोप जो है वो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर अप है। नेक्स्ट कम्स द अफ्रीका। अब अफ्रीका जो है, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, जो इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड में ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट में होता है, ठीक है। तो जो अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों चीज़ें पास करती है। ये प्लीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफ्रीका ही सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं, ठीक है। जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। जो कॉन्टिनेंट है ये हर साइड से ओशंस और सी से कवर है। वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ठीक है, वो अफ्रीका से फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं, मैंने आपको बताया। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। ये साउथ अमेरिका से लिंक है, जो कि बहुत ही पतली एक स्ट्रिप है लैंड की, जिसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा। उससे ना ये साउथ अमेरिका से लिंक है। कौन? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है लैंड की, जिसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, उससे लिंक है। ये जो कॉन्टिनेंट है ये कम्प्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब जो साउथ अमेरिका है वो मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जहाँ पे कि जो ओशंस हैं, अच्छा नहीं ओशन नहीं, अब यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंड्स, ANDES, ठीक है। एंड्स एक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि रन करती है लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ रन करती है। तो साउथ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, जिसका नाम है अमेज़न, ठीक है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, दैट इज अमेज़न। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये जो है ये सराउंडेड है ओशंस और सी से, और इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। अब आती है एंटार्क्टिका की बात। एंटार्क्टिका जो है वो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है।
ठीक है। तो जो साउथ पोल है वो ऑलमोस्ट ना सेंटर, इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है, ठीक है। जैसे कि लोकेटेड है साउथ पोलर रीजन में, तो ये परमानेंटली कवर रहता है एक थिक मतलब बहुत ही मोटी आइस की शीट से कवर रहता है। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में लाई करता है। जब साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है तो ऑब्वियसली ये जो एंटार्क्टिका है ये पोलर रीजन में लाई करेगा, तो इसी वजह से परमानेंटली ना यहाँ पे थिक आइस शीट से कवर रहता है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं, क्योंकि जब पूरे टाइम ये आइस से ही कवर रहेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इसमें बहुत माइनस में होगा, राइट। तो वहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। अब बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने अपना रिसर्च स्टेशन बना रखा है एंटार्क्टिका में। इंडिया ने भी अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है और जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी आपसे इस्थमस की बात करी थी, राइट। इस्थमस की मैंने आपसे बात करी थी। देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो को बीच में जो लिंक करता है दैट इज द इस्थमस। तो क्या होती है, ये एक नैरो स्ट्रिप होती है जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप एरो देख रहे हो, यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? ये भी एक बहुत पतला सा पैसेज होता है वाटर का, जो कि दो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को एक साथ कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पे राइट आप अब नीचे पे एरो है वहां पे आप देख सकते हो कि इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। ग्रेट, अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब जो अर्थ है, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोर देन 71% से भी ज़्यादा जो अर्थ है वो वाटर से कवर है और 29% जो है उसमें लैंड है, तो इसलिए अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर जो है उसको कंसिस्ट करता है कई सारे फॉर्म में। ओशंस और रिवर्स में जो वाटर होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है। जो लेक्स में वाटर होता है, ग्लेशियर्स में जो आइस होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना वाटर के, ये सारे के सारे कम अंडर द हाइड्रोस्फीयर। अब अर्थ का जो मोर देन 97% ऑफ द वाटर है वो ओशंस में फाइंड होता है। अब ओशंस में मिलता है, इसका मतलब कि वो ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा, बहुत ज़्यादा उसको सॉल्ट की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जो इसका जो लार्ज प्रपोर्शन होता है रेस्ट ऑफ द वाटर का ना, और जो 97% सबसे पहले यहाँ पे ओशंस में फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो लेफ्ट आउट होता है वो आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में हम लोग को मिलता है। तो जो फ्रेश वाटर है जिसको ह्यूमन बींग्स एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, इसको ह्यूमन बींग्स एक्चुअली पी सकते हैं वाटर को, वो रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज में अवेलेबल। अब 97% तो अर्थ का वाटर ओशंस में है, नो यूज़, डायरेक्टली आप उसको डायरेक्टली आप उसको ना ड्रिंक कर ही नहीं सकते हो, राइट, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर नहीं कर सकते, उसके लिए फिल्टर्स और अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, दोज ऑल आर डिफरेंट। सिंपली यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है ह्यूमंस के लिए बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल होता है, क्योंकि 3% बचा। अब 3% में जो होता है उसमें आपका आइस शीट्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी है, उसी में आपका फ्रेश वाटर भी आएगा जो कि ह्यूमंस एक्चुअली ड्रिंक कर सकते हैं। सो उसका रेशियो ना बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसी के मतलब जैसे कि हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो उसके ब्लू प्लैनेट कहने के सिवा भी हम लोग को वाटर के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ओशंस क्या होते हैं? ओशंस हाइड्रोस्फीयर का ना एक मेजर पार्ट होते हैं। ये सारे जितने भी ओशंस होते हैं सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो वाटर है ओशंस में वो हमेशा मूव करता रहता है। 3 चीफ मूवमेंट्स होते हैं ओशन वाटर्स के, जो कि होता है वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स। 5 मेजर ओशंस हैं जो कि हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, जो कि अपने साइज में मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4 से। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। ये 1/3 ऑफ द अर्थ में स्प्रेड है। मरीना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। तो जो पैसिफिक ओशन है वो सर्कुलर इन शेप होती है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे के सारे पैसिफिक ओशन में सराउंड करते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, वो एस शेप में है, ठीक है।
ये जो है इसकी नॉर्थ और साउथ अमेरिका से लाइक वेस्टर्न साइड से ये घिरा हुआ है, और यूरोप और अफ्रीका से ईस्टर्न साइड में। तो जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब कि यहाँ पे जो आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टाइप की कोस्ट लाइन देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज इंडेंटेड। ठीक है, ये इसको बोल रहे हैं हम लोग कि जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ पे ये इस तरीके की इंडेंटेड है। ठीक है, ये इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन है जो कि एक आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स वगैरह के लिए। ठीक है, और ये एक कॉमर्स के पॉइंट से देखिए तो ये बहुत ही बिजिएस्ट ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नेम से नेम रखा गया है, दैट इज इंडिया। पहला ही एक ऐसा ओशन है, पहला नहीं मतलब एक ही ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नेम से रखा गया है। इस ओशन का शेप है वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, और नॉर्थ में ये एशिया से बाउंड होता है, और वेस्ट में अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से ये कवर्ड होता है। सदर्न ओशन जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका से नॉर्थ वर्ड्स की तरफ जाता है 60 डिग्रीज ऑफ साउथ लैटिट्यूड में, और जो आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है जो कि नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड एक बहुत ही पतले स्ट्रेट से, जिससे कि जो कि शालो वाटर है जिसको बोलते हैं हम लोग बेरिंग स्ट्रेट, उससे कनेक्टेड है ये पैसिफिक ओशन से। कौन? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही पतले स्ट्रेच से जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो और ये नदर्न कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया के, उससे ये पूरा बाउंडेड है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर है जो वो मतलब लेयर ऑफ गैसेस जो होती हैं उससे सराउंडेड है हमारा अर्थ, तो उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। तो ये एयर का एक बहुत पतला सा ब्लैंकेट है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइक प्लैनेट के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि हम लोग को एयर से प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग ब्रीथ कर पाते हैं, हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रे से प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड होता है 5 लेयर्स में। उन अपने कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड होता है, एंड दोज 5 लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर। तो इन सारी 5 रिस्पेक्टिव लेयर्स में डिवाइड होता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज होता है, और जो कि 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर मेक करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, और जो दूसरी गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब के सब 1% कवर अप करती हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हम लोग ब्रीथ करते हैं, और जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है क्योंकि जो ये है ये जो हीट अर्थ रेडिएट करता है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्लैनेट जो है वार्म रहता है। अब ये एसेंशियल होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की ये हाइट से वेरी करती है, हाइट के हिसाब से ये वेरी करती है। ये एक मैक्सिमम सी लेवल है, 1 सेकेंड, हाँ, जो डेंसिटी है वो एटमॉस्फेयर की वो वेरीज करती है हाइट से। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, सी लेवल पे मैक्सिमम होती है, और धीमे धीमे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ये डिक्रीज करती जाती है। आप जानते हो जैसे कि जो क्लाइंबर्स और जो माउंटेनियर्स वगैरह होते हैं वो जब क्लाइंब करते हैं तो उनको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे ब्रीथिंग से ब्रीथ करने कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो उसके लिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करके चलना पड़ता है जिसकी हेल्प से वो हाई एल्टीट्यूड्स पे ब्रीथ कर सके। टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज करता जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे, और ये जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि लो प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं।
जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। अब बायोस्फीयर जो है ये एक बहुत पतला सा जोन ऑफ कांटेक्ट है लैंड, वाटर और एयर के बीच का। ये जो जोन है ये लाइक लाइफ का एक जोन है जो कि बहुत यूनिक प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे सेवरल स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स है जो कि साइज वेरी करते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से ह्यूज मैमल्स तक। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं इसमें, वो सब एक दूसरे से लिंक हैं और बायोस्फीयर पे सर्वाइवल खेली है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में ये ब्रॉडली डिवाइडेड है प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, और इनके 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। इसके 3 डोमेन्स है अर्थ के इंटरैक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ, जो कि इफेक्ट करते हैं एक दूसरे पे अलग अलग तरीकों से। जैसे कि अब आप अगर फॉरेस्ट को कट करोगे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या आप एग्रीकल्चर वगैरह के लिए पूरा लैंड को क्लियर कर दोगे, तो एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिमूवल हो जाएगा सॉइल में, राइट। तो इससे स्लोप्स में जो हमारे सॉइल वगैरह है उससे सब मतलब रिमूव होता जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अर्थ का जो सरफेस है वो भी चेंज होता है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक्स हुआ, तो इन सब की वजह से अर्थ का सरफेस है वो भी चेंज होता है। जैसे कि अगर कुछ वहाँ पे लैंड में है, लैंड में कोई सुनामी वगैरह आ गई है, तो उसकी वजह से हर चीज़ यहाँ पे अर्थ का जो सरफेस है वो भी इफेक्ट होता है। जैसे कि कुछ अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड के जो पार्ट्स हैं वो अंडर वाटर चले गए थे, वाटर में, पानी में डूब गए थे जब सुनामी वगैरह में। तो ये जो वेस्ट मटेरियल जो लेक्स और रिवर्स में मतलब लोग डिस्चार्ज करते हैं, लोग डालते हैं, तो ये वाटर जो है लोग इसको धीमे धीमे अनसूटेबल बना रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारी लाइफ के अदर फॉर्म्स को भी डैमेज करता है। तो जो इंडस्ट्री से जो गैसेस का एमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है, व्हीकल्स होते हैं, एयर पॉल्यूट होती जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, लेकिन अगर वो इसका इंक्रीज हो जाए CO2 में, तो ये ग्लोबल टेम्परेचर्स को लीड करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी वजह से इधर एक ज़रूरत है रिसोर्सेज को लिमिट करने की अर्थ के लिए, ताकि बैलेंस एक बना रहे नेचर और मतलब जो भी लिथोस्फीयर के जो भी डोमेन्स हैं और नेचर के बीच में बैलेंस बना रहे। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और नेचर के बीच में एक पूरा ढंग का बैलेंस बना रहे, तो इसके लिए इसकी नीड है, ठीक है। ग्रेट। तो यहाँ पे होती है हमारे इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की समरी फिनिश अप, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास 6 NCERT, राइट। हम लोगों ने इसका पूरा समरी यहाँ पे आज स्टडी आउट किया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।